हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो कि W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है। इससे पहले मैंने आपको 2 पोएम पढ़ा दिया था, आज ये तीसरा पोएम है। और जितना भी पोएम हम लोग को पढ़ना है 10 पोएम्स, उसमें नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट सबसे बढ़िया पोएम है और ये मेरा फेवरेट भी है, तो मैं आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा। और इस वीडियो के अंदर हम लोग पोएम का वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, पोएट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और पोएम को पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। और फिर जो इसका एमसीक्यूज बनता है इंपॉर्टेंट, वो एमसीक्यूज में आपको बताऊंगा। और जो ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इसके अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर, समरी, एक्सप्लेनेशन वो सारा कराऊंगा। कुल मिला के कंप्लीट पोएम में आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग से स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोग पढ़ेंगे पोएम नंबर 3, जिसका टाइटल है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी पत्तियां अब तेजी से गिर रही है। और इसका जो पोएट है वो है W.H. ऑडेन, यानी विंस्टन हग ऑडेन। तो सबसे पहले हम लोग इसके वर्ड मीनिंग को याद करेंगे ताकि पोएम बेहतर से बेहतर ढंग से समझ पाए। और ये पोएम मैं सबको सबसे ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो पहला वर्ड है यहाँ पे एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता। एंजाइटी और फियर में अंतर होता है। फियर जैसे डर होता है, एक एंजाइटी जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका बाल झड़ रहा, तो ये दिन ब दिन उसके लिए चिंता का बात बनते जा रहा। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा वाला, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारा गुण होता है। जैसे वो एक्टिंग भी कर लेता है, डांसिंग भी कर लेता है, सिंगिंग भी कर लेता है, वो टीचिंग भी कर लेता है, बहुत तरह का काम वो कर लेता है, उसको कहते हैं वर्सेटाइल, यानी बहुत सारा प्रतिभा वाला, बहुमुखी प्रतिभा वाला। विगोरस कहते हैं संपन्न, समृद्ध, मतलब जो हर मामले में बेहतर हो, संपन्न हो। क्रिटिक कहते हैं आलोचक को, एक ऐसा व्यक्ति जो आलोचना निकालता है, यानी कोई ऐसा वर्क है, उसको दिया गया है कोई किताब पढ़ने को, तो उस किताब को वो पढ़ के उस किताब की कमियां को और अच्छाइयां, ये सभी चीज़ों को बताएगा, तो उसे हम लोग क्रिटिक कहेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेट करने वाला व्यक्ति को ट्रांसलेटर कहते हैं, अनुवाद करने वाले व्यक्ति को अनुवादक कहते हैं। एक भाषा को दूसरे भाषा में बदलना ट्रांसलेशन कहलाता है, और जो ट्रांसलेशन करता है उसे ट्रांसलेटर कहते हैं। डीपेन का मतलब होता है गहराई में डालना, डीप यानी गहरा और डीपेन यानी गहराई में डालना। अवेयरनेस मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। अफेक्ट मतलब होता है प्रभावित करना। एग्जिबिट का मतलब होता है प्रदर्शित करना। और अफेयर कहते हैं मामले को। ठीक है, साइड में आपको मेरा मोबाइल नंबर भी दिख रहा होगा, अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहें तो उस मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओवरटली का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से या पूरी तरह से। टेक्निकल का मतलब होता है तकनीकी, और टेक्नीशियन का मतलब होता है तकनीक में विशेषज्ञ हो, स्पेशलिस्ट हो तकनीक में विशेषता रखने वाला व्यक्ति तकनीकी कहलाता है। एक्सप्लोर का मतलब होता है अन्वेषण करना, यानी ढूंढना। स्टेंजा का मतलब होता है पद्यांश। देखिए 2 वर्ड में आपको बताऊंगा। एक होता है पैराग्राफ, किसी कहानी का, किसी निबंध का एक छोटा सा हिस्सा पैराग्राफ कहलाता है, जिसको हम लोग हिंदी में गद्यांश कहते हैं। और पोएम का छोटा सा हिस्सा स्टेंजा कहलाता है, जिसे हिंदी में हम लोग पद्यांश कहते हैं। जैसे पोएम देखोगे 4-4, 6-6 लाइन का टुकड़ा टुकड़ा में रहेगा, उसे स्टेंजा कहते हैं। आर्केक कहते हैं अप्रचलित। कुछ शब्द आपको ऐसा देखने को मिलेगा पोएम के अंदर जो आज प्रचलन में नहीं, बहुत पहले इस्तेमाल होता था लेकिन आज उसका उपयोग नहीं होता है, ऐसे वर्ड को हम लोग आर्केक वर्ड कहते हैं, यानी ओल्ड वर्ड, जो पुराने टाइम पे ओल्ड इंग्लिश में चलता था। वर्ड क्वाइनिंग, शब्दों को जमा करना, इकट्ठा करना, संग्रहित करना, शब्द निर्माण करना, ये वर्ड क्वाइनिंग कहलाता है। अर्ली का मतलब होता है प्रारंभ में, प्रारंभिक, शुरू में। सेटल का मतलब होता है व्यवस्थित होना, यानी अपने आप को कहीं बसा लेना। फेज कहते हैं भाग को, हिस्सा को। नोटेबल का मतलब होता है ध्यान देने लायक, ध्यान देने योग्य, यानी इंपॉर्टेंट कह सकते हो नोटेबल का मतलब। ओरेटर कहते हैं भाषण देने वाले को, जिसे नरेटर भी आप कई बार कहते हैं, स्पीकर भी कहते हैं। तो ओरेटर, नरेटर, स्पीकर, टेलर, ये सब एक ही चीज होता है, सब का मतलब होता है बताने वाला। स्ट्रेंज मतलब अजनबी, जो अपरिचित होता है, अजनबी को स्ट्रेंज कहते हैं। या विचित्र का मतलब भी अजनबी होता है, या स्ट्रेंज कहते हैं उसे, जैसे कोई चीज अजीब है तो स्ट्रेंज कह सकते हैं आप उसे। और स्ट्रेंजर मतलब अजनबी होता है। लिरिक कहते हैं गीत को, संगीत को। इनेक्ट का मतलब होता है प्रदर्शित करना या दिखलाना। और फ्रस्ट्रेशन कहते हैं निराशा को। एस्पिरेशन कहते हैं आशा को, जो होप होता है उसे हम लोग एस्पिरेशन भी कहते हैं, आशा भी कहते हैं। इनहेरेंट का मतलब होता है जन्मजात, यानी जन्म से ही, फ्रॉम बर्थ। लॉनलीनेस का मतलब होता है तन्हाई या अकेलापन। नर्सेस फ्लावर का मतलब हुआ एक बड़ा वृक्ष होता है, और बड़ा वृक्ष के सहारे बढ़ने वाले छोटे छोटे फूल के पौधे। आप देखते हो कुछ लताएं होता है, वो बड़े वृक्ष के सहारे ऐसे घूम घूम के उस पर ऊपर वो चढ़ता है, तो उसे नर्सेस फ्लावर कहोगे। ग्रेव कहते हैं कब्र को। और प्राम्स कहते हैं बच्चों को खेलने के लिए 4 चक्का वाला बच्चा गाड़ी, वो प्राम्स कहलाता है। अब हम लोग पोएम के वर्ड को देख रहे हैं। विस्परिंग नेबर का मतलब होता है यमराज। वैसे तो विस्पर मतलब होता है निंदा शिकायत करना या फुसफुसाना, और नेबर कहते हैं जो पड़ोसी होता है, बट यहाँ विस्परिंग नेबर यमराज को कहा जा रहा है। प्लग का मतलब होता है अलग कर देना, जुदा कर देना। और डिलाइट का मतलब होता है प्रसन्नता। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, फुर्तीला होना या चंचल होना। और फ्रीज का मतलब होता है मृत्यु के बाद शरीर का ठंडा पड़ जाना। जब हम लोग इस
इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, पोएट का इंट्रोडक्शन, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि जो पोएट है वो आर्केक वर्ड का यूज करता है, यानी अप्रचलित शब्दों का यूज करता है जो कि अब प्रचलन में नहीं है। ऐसे ऐसे शब्दों का यूज करता है जिसका मतलब समझना थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे फ्रीज का मतलब ठंडा होना होता होगा, जमना होता है, बट यहाँ पे फ्रीज का मतलब क्या है, मृत्यु के बाद शरीर का ठंडा पड़ जाना। सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग हो जाना। और फॉलो यानी पीछा करना। वुडेन कहते हैं रंथी को। रंथी ऐसे आप समझे जैसे कि जब कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है और उसे उसका जो शव है वो लेके जा रहा होता है शमशान या फिर कब्रिस्तान, तो जिस लकड़ी में उसको रख करके लेके जाता है उसे हम लोग रंथी कहते हैं, उडेन कहते हैं, ताबूत भी कहते हैं, इसे ताबूत कह सकते हो आप। टैग का मतलब होता है रास्ता, और आम कहते हैं बाह को, जो बाजू होता है आम। रेज मतलब उठा हुआ, ऊपर उठा हुआ, आम यानी भुजा, और रेज मतलब ऊपर उठा हुआ। रिप्रूव कहते हैं निंदा या शिकायत करना, चुगली करना। एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण, देखने का जो रवैया होता है, नजरिया होता है, वो एटीट्यूड होता है। स्टार्विंग, स्टार्विंग यानी भूख से मरता हुआ। स्टार्व का मतलब भूख होता है, और स्टार्वेशन कहते हैं भूखमरी को, और स्टार्विंग यानी भूख से मरता हुआ। लिफलेस यानी पतझड़। लिफ फुल अगर मैं बोलूँ, लिफ भरा हुआ है तो वो लीफी हो जाएगा, यानी पत्तों से भरा हुआ, और लिफलेस है यानी पतझड़ है, उसमें कोई पत्ता नहीं है। ट्रोल्स कहते हैं जंगली जानवर को, जंगली जानवर। स्कॉल्डिंग मतलब क्रोधित होते हुए, चिड़चिड़ाते हुए। और एंजल कहते हैं देवदूत को, पैगंबर, मसीहा, ये सभी एंजल कहलाते हैं। नाइटिंगेल जो है वो बुलबुल नाम की चिड़िया होती है। डम का मतलब हो जाता है मूक हो जाना, चुप हो जाना, गूंगा हो जाना। इम्पॉसिबल मतलब असंभव। अहेड का मतलब होता है आगे की ओर, और लिस्ट का मतलब होता है सूची बनाना। लिस्ट मतलब सूची भी होता है, सूची बनाना भी होता है। लवली का मतलब होता है मनोरम, लवली मतलब सुंदर, सुंदर, ठीक है। और वहाँ पे जो लवली का यूज किया जा रहा है पहाड़ों की चोटी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वाटरफॉल का मतलब होता है झरना। हुज यानी जिसका। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना। लास्ट डिस्ट्रेस कहते हैं जीवन का जो अंतिम पड़ाव होता है, अंतिम जो सफर होता है, मृत्यु, अंतिम सफर नहीं, जो व्यक्ति मरने वाला होता है उसका जो अंतिम कुछ पल होता है उसे हम लोग लास्ट डिस्ट्रेस कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है और जो कि हम लोग को पोएम के अंदर, पोएट के इंट्रोडक्शन के अंदर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप इन सभी वर्ड के वर्ड मीनिंग को याद करें ताकि हम लोग पोएम को बेहतर से बेहतर समझ पाएं। नाउ इफ यू हैव रिमेंबर्ड द वर्ड मीनिंग, let us proceed to the introduction of the poet and I will highlight for you all the important points that is asked for the examination। तो आपको सिर्फ उन्हीं सभी बातों पे ध्यान देना है। मैं आपको पोएट का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको पूरा नहीं, बल्कि मैं आपको जिन बातों को हाईलाइट कर दूंगा आपको सिर्फ वही याद रखना है। एग्जाम में सिर्फ वही आएंगे। मैं पढ़ाऊंगा पूरा, बट आपको सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट ही याद करना है। जैसे सबसे पहले हम लोग टाइटल को समझेंगे। टाइटल क्या है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ यानी अब, द लीव्स, लीफ कहते हैं पत्ती को, उसी का पुलर होता है लीव्स यानी पत्तियां। आर फॉलिंग यानी गिर रहे हैं, फास्ट यानी तेजी से, तो पत्तियां अब तेजी से गिर रहे हैं। दिस इज द टाइटल ऑफ द पोएम। और इसका जो ऑथर है यानी पोएट है वो है W.H. ऑडेन। तो W.H. ऑडेन जिसका पूरा नाम है विस्टन हग ऑडेन, जिसका जन्म 1907 में हुआ एंड ही वाज डाइड इन 1973। तो W.H. ऑडेन जिसका जन्म 1907 में हुआ, 1973 में मर गया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट वाज द लाइफ स्पान ऑफ W.H. ऑडेन, तो आपको लिखना है 1907 से 1973 कि W.H. ऑडेन का जन्म 1907 में हुआ, 73 में मर गया। हु वोन, जिन्होंने जीता था, क्या जीता? द पुलित्जर प्राइज, पुलित्जर पुरस्कार को जीता था। मैं आपको बता दूं लिटरेचर के फील्ड में जो दो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो एक है नोबेल प्राइज और दूसरा है पुलित्जर प्राइज। तो W.H. ऑडेन जिन्होंने पुलित्जर पुरस्कार को जीता था, और कब जीता? तो 1948 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा W.H. ऑडेन ने कौन सा प्राइज जीता, नोबेल प्राइज या दादा साहेब फाल्के प्राइज या पुलित्जर प्राइज, तो आपको बताना पुलित्जर प्राइज कब जीता? तो 1948 में। और किस लिए जीता? तो फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी, अपना जो संग्रह, कलेक्शन यानी संग्रह, कविताओं का जो संग्रह था, जिस किताब का नाम था एज ऑफ एंजाइटी। एज ऑफ एंजाइटी एक किताब का नाम है। उस किताब के अंदर बहुत सारे कविताओं का कलेक्शन है, संग्रह है, और इस किताब के संग्रह के लिए यानी एज ऑफ एंजाइटी के लिए W.H. ऑडेन को 1948 में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। एज ऑफ एंजाइटी का मतलब होता है चिंता का उम्र, परेशानी का उम्र, निराशा का उम्र। इसके बारे में आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। और कौन थे W.H. ऑडेन? तो वाज अ वर्सेटाइल, वर्सेटाइल उस व्यक्ति को कहते हैं जिसका अलग अलग प्रतिभा हो, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभा हो। एक ही व्यक्ति के अंदर जब बहुत सारे गुण होता है तो उसको कहते हैं वर्सेटाइल, यानी बहुमुखी प्रतिभा वाले, बहुत से प्रतिभा वाले। एंड इंटेलेक्चुअली विगोरस, इंटेलेक्चुअली यानी बुद्धिमानी से संबंधित, विगोरस यानी उससे भरा हुआ, पोएट यानी कवि, यानी W.H. ऑडेन बुद्धिमानी से भरा हुआ कवि थे, यानी उसके पास बुद्धि बहुत ज्यादा था। वर्स ड्रामाटिस्ट, तो वर्ड्स का मतलब होता है गाया जाने वाला। ड्रामाटिस्ट किसे कहते हैं? जो ड्रामा लिखता है, नाटक लिखता है। तो जो नाटक लिखता है उसे नाटककार, ड्रामाटिस्ट कहते हैं। उसे प्ले राइट भी कहते हैं, क्योंकि प्ले और ड्रामा एक ही बात है। तो जो ड्रामा लिखा जाता है वो अलग अलग जोनरा में लिखा जाता है।
कोई जो है कहानी के फॉर्म में ड्रामा लिख सकता है, कोई जो है गीत के रूप में लिख सकता है। तो वर्ड्स का मतलब होता है गाया जाने वाला। तो जो W.H. ऑडेन ड्रामा लिखता है वो ऐसा ड्रामा लिखता है जो आप गा सकते हैं। क्रिटिक भी रहे, वो क्रिटिक किसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आलोचक, जो कि किसी वर्क का मतलब कोई किताब है उसका जो कमी है और उसका जो खूबी है ये सभी हमें बताएगा कि इसमें कमी क्या है, पोएट को और क्या करना चाहिए, और इसका खूबी क्या है, क्या उन्होंने अच्छा किया, ये सभी चीज़ें बताने वाला जो होता है वो क्रिटिक कहलाता, आलोचक कहलाता है। ट्रांसलेटर, यहाँ तक कि वो अनुवादक भी थे, मतलब अलग अलग भाषाओं को दूसरी तीसरी भाषाओं में वो ट्रांसलेट भी करता था। एंड एडिटर और संपादक भी थे। संपादक मैंने आपको पहले भी बताया, जो न्यूज़पेपर वगैरह होता है वो जो छपता है, आखिर जो मुहर लगाता है कि ये न्यूज़पेपर अब छपने के लायक है वो एडिटर ही होता है। कोई किताब जब छपता है तो ये किताब छपने के लायक है या नहीं, आखिर जो सिग्नेचर करता है कि हाँ ये छपेगा, तो वो एडिटर ही होता है। अगर एडिटर इनकार कर दे कि ये किताब अश्लील है, ये किताब छप नहीं सकता, तो वो किताब को कोई छाप नहीं सकता। हो सकता है आपको इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने में मजा ना आ रहा हो, लेकिन पोएम इसका बहुत ही मजेदार है, बहुत बढ़िया पोएम है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आप उतना कर लो जितना कि जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो हाईलाइट कर देंगे सिर्फ वो याद करना है, बाकी आप पढ़ लो। ठीक है, पोएट्री टू हिम, पोएट्री यानी कविता, टू हिम यानी उनके लिए, किनके लिए, W.H. ऑडेन के लिए। तो W.H. ऑडेन के लिए कविता कैसा था, वाज अ सीरियस गेम, एक रोचक खेल के जैसा था, बहुत ही सीरियसली वो कविताओं को लिखता था। विच शुड डिपेन, और कैसा कविता लिखता था, विच शुड डिपेन, जो कि गहराई में डाल देना चाहिए, किसके गहराई में, पीपुल्स सेल्फ अवेयरनेस, लोगों के आत्मा के गहराई में डाल देना चाहिए। तो कविता W.H. ऑडेन के लिए एक बहुत ही गंभीर खेल था, बहुत गंभीरता से वो कविता लिखता था, और वो इस तरह से कविता लिखता था कि लोगों के आत्मा के गहराई में उतर जाए। बट इट शुड इन नो केस, लेकिन इसे किसी भी मामले में नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, डायरेक्टली अफेक्ट मेंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइस, किसी व्यक्ति का, मेंस यानी किसी व्यक्ति का, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, और रिलीजियस चॉइस यानी जो धार्मिक पसंद होता है। एक व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी को पसंद कर सकता है, किसी खास धर्म को पसंद कर सकता है, इसके कविता उसके धार्मिक और राजनीतिक विचारधारा को प्रभावित नहीं करता है, यानी उसके आत्मा के गहराई में उतरता है तो उसे कुछ बेहतर बनाने के लिए उतारता है। ये नहीं कि कौन सा धर्म अच्छा है और कौन सा पॉलिटिकल पार्टी अच्छा है, इसके लिए वो कविता नहीं लिखते। हालांकि हिज अर्ली पोएम्स एग्जिबिट्स हिज इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, अर्ली पोएम यानी प्रारंभिक कविता, जो शुरू में W.H. ऑडेन कविता लिखता था, एग्जिबिट वो दिखलाता है हिज इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल अफेयर्स, उनके इंटरेस्ट को दिखलाता है, उनके शौक को, उनके रुचि को दिखलाता है, किसमें, इन पॉलिटिकल अफेयर्स यानी राजनीतिक मामलों में। यानी जो W.H. ऑडेन कविता पहले लिखता था शुरू में, वो राजनीतिक तौर पे पॉलिटिकली क्या होता था, पॉजिटिव या नेगेटिव व्यू को दिखलाता था। मतलब एक राजनेता जो अच्छा है या नहीं है उस पर वो लिख देता, शुरू में उसका राजनीतिक कविता आता था, लेकिन एंड आइडियाज और ऐसे विचार रहते थे, राजनीतिक तौर पे उसके विचार भी रहते थे। बट हिज लेटर पोएम्स, लेकिन उनकी जो बाद की कविताएं हैं, आर ओवरटली क्रिश्चियन, वो पूरी तरह से क्रिश्चियन धर्म पे आधारित है। शुरू में राजनीतिक से संबंधित था, बाद में क्रिश्चियन धर्म पे आधारित था। एंड मोर पर्सनल इन टोन, और कविता का जो टोन था, मतलब भाव जो था, वो बहुत ही ज्यादा व्यक्तिगत था। व्यक्तिगत मतलब एक किसी व्यक्ति के ऊपर या खुद के ऊपर लिखा गया कविता होता था। एज अ टेक्नीशियन, टेक्नीशियन यानी तकनीकी, टेक्निक कहते हैं तकनीक को, और जो टेक्निक में महारत हासिल कर ले उसको टेक्नीशियन कहते हैं। तो एक टेक्नीशियन के तौर पे ऑडेन एक्सप्लोर्ड, ऑडेन ने, W.H. ऑडेन ने एक्सप्लोर कर दिया, ढूंढ लिया, क्या ढूंढा, अ वैरायटी ऑफ स्टेंजा, विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के पद्यांशों को ढूंढा। कविता का एक छोटा सा हिस्सा स्टेंजा कहलाता है, तो इन्होंने अलग अलग प्रकार के स्टेंजा का खोज किया, फॉर्म्स एंड मीटर्स, और अलग अलग प्रकार के फॉर्म का खोज किया। मतलब एक कविता का क्या क्या रूप हो सकता है, मीटर्स, कविता को मापने की जो इकाई है, मतलब किस किस तरह से, मतलब मीटर कहते हैं जो राइम और रिदम को बताता है, इन सभी चीजों का उन्होंने खोज किया। ही हैड अ पैशन, उनको शौक भी था, क्या चीज का शौक था, फॉर वर्ड क्वाइनिंग यानी शब्दों को जमा करने का, शब्द संग्रह का उनको एक शौक था। एंड यूजिंग आर्केक वर्ड, और अप्रचलित शब्दों को यूज करने का उनको शौक था। विच मेक्स हिम, जो कि उन्हें बना देता था, एट टाइम्स यानी कभी कभी, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसे समझना मुश्किल बना देता था। मीन्स W.H. ऑडेन को शब्द संग्रह करने का इच्छा था, अलग अलग शब्दों को वो इकट्ठा करके रखता था, और ऐसे ऐसे पुराने शब्दों को अपनी कविताओं में इस्तेमाल करता है जिसके कारण आज उसे समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हम लोग नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सारे आर्केक वर्ड जो कि उसे समझना मुश्किल बनाएगा। ही लेफ्ट इंग्लैंड, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रहा, ही लेफ्ट उन्होंने छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, इंग्लैंड, उन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया। किस रूप में, कब छोड़ दिया, एज अर्ली एज 1939, जैसे ही 1939 आया, अगर याद हो आपको तो 1939 में 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया।
और इंग्लैंड हमेशा युद्ध में ही झुलसा हुआ रहता था, युद्ध में ही लगा हुआ रहता था। इससे परेशान होकर के जो W.H. ऑडेन है उन्होंने 1939 में इंग्लैंड ही छोड़ दिया टू सेटल परमानेंटली। क्यों छोड़ दिया? ताकि वो पूर्ण रूप से बच सके इन द यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका में जाकर के बच सके। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इसे याद रखें कि W.H. ऑडेन का जन्म कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ, लेकिन 1939 में जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ उसके प्रारंभ में ही वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में जाके बस गए। ऑडेन्स वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेज, और इसीलिए W.H. ऑडेन का जो वर्क है, जो किताबें हैं, वो दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तब जब उन्होंने इंग्लैंड में रह के किताब लिखा तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्रिटिश फेज, और एक तब जब वो अमेरिका चला गया था बाद में, तब जाके किताब लिखा, उसे हम लोग बोलेंगे अमेरिकन फेज। द नोटेबल वर्क्स, नोटेबल मतलब महत्वपूर्ण, वर्क यानी किताब, ऑफ द इंग्लिश फेज मतलब इंग्लैंड में रहकर जब उन्होंने कविताओं को लिखा, किताबों को लिखा, तो उनका जो इंपॉर्टेंट किताब है उसका नाम है द ओरेटर, ओरेटर यानी प्रवक्ता, डांस ऑफ डेथ, डांस ऑफ डेथ मृत्यु की नाच, लुक स्ट्रेंजर देखो अजनबी, स्पेन और अनदर टाइम। याद रखें, इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड में रहकर उन्होंने कौन कौन सा किताब लिखा? द ओरेटर, डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन, अनदर टाइम। द नोटेबल वर्क्स ऑफ अमेरिकन फेज, और जब वो अमेरिका में चला गया तो उनके महत्वपूर्ण किताब इंक्लूड मतलब जिसमें शामिल है, कौन कौन सा किताब शामिल है? न्यू ईयर लेटर, ठीक है, नए वर्ष पे जो लेटर लिखा जाता है, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंजाइटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, एज ऑफ एंजाइटी, आप याद रखें, एज ऑफ एंजाइटी ही वर्क था जिसके कारण 1948 में W.H. ऑडेन को पुलित्जर प्राइज मिला, और इसी एज ऑफ एंजाइटी के अंदर वो पोएम दिया गया है जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो ये क्वेश्चन आएगा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किस किताब में था? तो आप कहोगे एज ऑफ एंजाइटी में था, और एज ऑफ एंजाइटी अमेरिका में रह के लिखे थे। एंड शील्ड ऑफ एक्लीज, एक्लीज एक बहुत बड़ा वॉरियर होता है, और उसका जो शील्ड है मतलब जो कवच था उसके ऊपर वो लिखते हैं। द प्रेजेंट लिरिक, और जो प्रस्तुत गीत, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रस्तुत गीत नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियां तेजी से गिर रहे हैं, ये जो कविता आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एनेक्ट्स, ये प्रदर्शित करता है, ये दिखलाता है। यहां मैं आपको एक और चीज बता दूं थोड़ा सा पोएट के इंट्रोडक्शन के बारे में। जब आप पोएट का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे होते हैं तो इसमें ज्यादातर बात जो है वो पोएट के बारे में लिखा होता है, लेकिन लास्ट का जो 2-3 लाइन होता है ना, वो पोएम के बारे में लिखा होता है। एक तो पोएट के बारे में आपको बता दिया, लेकिन पोएम में आप क्या पढ़ोगे ये चीज लास्ट के 2-3 लाइन में लिखा हुआ रहता है। यहां से देखो, द प्रेजेंट लिरिक नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, प्रस्तुत गीत नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इनेक्ट्स ये दिखलाता है, प्रदर्शित करता है। क्या दिखलाता है? मतलब इस कविता के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले, कविता हमें क्या दिखाता है? द फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन यानी निराशा, इनहेरेंट मतलब जन्मजात निराशा। और कहां है ये निराशा? इन ह्यूमन लाइफ यानी मानवीय जीवन में, इंसानी जीवन में, एक इंसान के जीवन में जन्मजात निराशा है। मीन्स हियर द पोएट वांट्स टू से, यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि एक इंसान जब से पैदा होता है तब से लेकर के वो किसी ना किसी तरह की निराशा में घिरा हुआ रहता है। जो मानव है वो तो जन्मजात निराश है, वो जन्म से ही निराश है। उसे खुशी मिलता तो है पल भर के लिए, लेकिन उसका खुशी हमेशा नहीं रहता है, बल्कि निराशा उसके साथ रहता है। द एस्पिरेशन, और उन सभी इच्छाओं को दिखलाता है, उन सभी आशाओं को दिखलाता है, डेट आर नॉट फुलफिल्ड, जो कि पूरा नहीं हो सकते हैं, जो कि पूरा नहीं हुए हैं। एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस, और अकेलेपन की भावना को दिखलाता है, इन विच जिसमें कि एवरी इंडिविजुअल हर एक व्यक्ति लिव्स जीता है, एंड डाइज और मर जाता है। तो ये जो हम लोग गीत पढ़ने वाले हैं, ये गीत है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसके अंदर ये कविता हमें दिखलाता है कि इंसान जन्मजात निराश है, वो जन्म से ही निराश है, वो उन सभी इच्छाओं के बारे में सोचता है जो कि कभी पूरे नहीं होते हैं, और इस तरह से वो हमेशा अकेलेपन की भावना को महसूस करता है, और इसी अकेलेपन की भावना में हर एक व्यक्ति जीता है और फाइनली एक दिन वो मर जाता है। अब हम लोग पोएट के इंट्रोडक्शन को पढ़ने के बाद एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं, सारा इंपॉर्टेंट बात जो कि एग्जाम में आएगा, सिर्फ आप उस बात को याद कर ले। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किसने लिखा? W.H. ऑडेन, जिसका पूरा नाम है विंस्टन हग ऑडेन। 1907 में जन्म लिया, 1973 में मर गया, और 1948 में उन्होंने एक वर्क लिखा था द एज ऑफ एंजाइटी, चिंता का उम्र, और इसके लिए उन्हें पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। और वो कौन से प्रतिभा रखते हैं? तो वर्सिटाइल और इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट है, ड्रामाटिस्ट है, क्रिटिक है, ट्रांसलेटर है, एडिटर है, और कविता उसके लिए एक सीरियस गेम है। उसके बाद याद रखना है, उन्हें शब्द संग्रह का, शब्दों को इकट्ठा करने का, और प्रचलित शब्द आर्केक वर्ड जो होता है ना, उसे इकट्ठा करने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, जो कि कभी कभी उसे समझना मुश्किल बना देता है। फिर आपको याद रखना है कि 1939 के प्रारंभ में ही वो इंग्लैंड को छोड़ करके अमेरिका में बस जाते हैं, और इस तरह से उनके जो इंपॉर्टेंट वर्क है उसका 2 भाग मिलता है। एक तो ब्रिटिश फेज जो इंग्लैंड में रह के उन्होंने लिखा, और इसके अंदर आता है द ओरेटर, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन, अनदर लेडी, और एक अमेरिकन फेज जो अमेरिका में रह के लिखा, जिसके अंदर आता है न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंजाइटी, द शील्ड ऑफ एक्लीज, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। और नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किस वर्क से लिया गया है? द एज ऑफ एंजाइटी से लिया गया है, ये भी आप याद रखें।
अब हम लोग पोएम को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को बारी बारी से पढ़ेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग द पोएम यू शुड नो समथिंग। इस कविता को स्टार्ट करने से पहले आपको जानना चाहिए। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियां अब तेजी से गिर रहे हैं। इसका इंसान के जन्मजात निराशा से क्या मतलब है? जंगलों में बहुत से ऐसे वृक्ष होते हैं जिनकी पत्तियां लगातार तेजी से गिरते रहते हैं, तो इनके इंसानों के अकेलेपन से क्या लेना देना है? या इंसानों की वे सभी आशाएं जो कि कभी पूरे नहीं हो सकते, इनसे क्या लेना देना है? कभी यहाँ क्यों बोलते हैं कि इंसान जो है वो हमेशा निराश रहता है, जन्मजात निराश रहता है और वो अकेलेपन में जीता और मर जाता है? ऐसा कभी क्यों बोलते हैं? इफ़ यू कैन सी देर इज ए पिक्चर गिवन इन योर पोएम। अगर आप देखो तो आपके कविता में, अगर आप बुक देखो रेनबो पार्ट 2, तो आपके कविता में एक तस्वीर दिया गया है। दिस पिक्चर टेल्स अस थाउजेंड्स ऑफ वर्ड। इस कविता में ये जो तस्वीर है, इसे देख के हम हजारों शब्द को समझ सकते हैं। एंड इफ यू सी द पिक्चर यू विल सी डैट देर आर लॉट्स ऑफ ट्रीज इन द पिक्चर। अगर आप तस्वीर को देखो, आप देखोगे यहाँ बहुत सारे वृक्ष है। एंड ऑल द ट्री आर लीफी, और इसमें जितने भी वृक्ष है सभी पत्तेदार है, पत्तों से भरा हुआ है, एक्सेप्ट वन ट्री, एक वृक्ष को छोड़कर, दैट इज कंप्लीटली लीफलेस, जो कि पूर्ण रूप से पतझड़ है, जिनके सभी पत्ते झड़ गए हैं। एंड अंडर दैट लीफलेस ट्री, और उसी पतझड़ वृक्ष के नीचे, देयर इज एन ओल्ड मैन स्टैंडिंग, एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। उसी पतझड़ वृक्ष के नीचे एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, अब प्रश्न उठता है, वाई ओनली एन ओल्ड मैन स्टैंडेड अंडर दैट लीफलेस ट्री, कि उस पतझड़ वृक्ष के नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति को ही क्यों खड़ा किया गया है? वाई नॉट सम अदर्स, किसी दूसरे व्यक्ति को क्यों नहीं खड़ा किया गया है? बिकॉज द पोएट सेज, क्योंकि यहाँ जो कवि है वो कहते हैं, देयर इज ए सिमिलैरिटी बिटवीन एन ओल्ड मैन एंड अ लीफलेस ट्री, कि एक बूढ़ा आदमी और एक पतझड़ वृक्ष के बीच कुछ समानता है। एंड द पोएट वांट्स टू शो दैट सिमिलैरिटी, और कवि जो है उसी समानता को दिखलाना चाहता है। हेंस ही राइट्स दिस पोएम, और इसीलिए कवि जो है वो इस कविता को लिखते हैं। मुझे आप बताएं कि एक वृक्ष पतझड़ कब हो जाता है? जब उसमें नए नए पत्ते निकल जाते? नहीं, जब एक वृक्ष के सारे पत्ते झड़ जाते हैं और एक एक करके सभी पत्तियां गिर जाती है, जब अधिकांश पत्ती गिर जाते एक वृक्ष का, उस स्थिति में आए हुए वृक्ष को हम लोग कहते हैं वो पतझड़ हो चुका है। हियर द पोएट हैज शोन अ लाइकनेस बिटवीन एन ओल्ड मैन एंड दैट लीफलेस ट्री। यहाँ कवि ने एक समानता दिखाया है। And as I told you that the poet was awarded with Pulitzer Prize for his collection The Age of Anxiety in 1948, कि 1948 में पोएट को अपने जो संग्रह है द एज ऑफ एंजाइटी, उसके लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया है। उसी एज ऑफ एंजाइटी का एक पोएम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एज ऑफ एंजाइटी का क्या मतलब है? उसके लिए उसको पुलित्जर पुरस्कार क्यों दिया गया है? एज ऑफ एंजाइटी मीन्स द एज ऑफ ओल्ड पर्सन। एंजाइटी यानी चिंता का उम्र, और चिंता का उम्र मतलब वो बूढ़े लोगों का उम्र। द एज ऑफ ओल्ड पर्सन इज कॉल्ड द एज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, वही निराशा का उम्र होता है। इज द एज ऑफ एंजाइटी, वही चिंता का एज होता है। दैट इज द रियल एज ऑफ लोनलीनेस, और वही हकीकत में वो अकेलेपन का उम्र होता है। तो बुजुर्ग लोगों का उम्र जो होता है वही निराशा का उम्र, वही चिंता का उम्र, और उसे ही अकेलेपन और परेशानी की उम्र को हम लोग जानते हैं। एट द टाइम यू आर इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, इस समय आप पूर्ण रूप से युवा हैं, इस समय आप लोग पूर्ण स्वास्थ्य में हैं। बट हियर द पोएट टेल्स यू, लेकिन यहाँ कभी आपको बताते हैं, दैट ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड हु हैज टू फेस द फ्रस्ट्रेशन ऑफ ओल्ड एज, कि इस संसार के एक एक व्यक्ति जिनका जन्म हुआ है उसे निराशा का सामना करना है। और वो कौन सा निराशा है? ओल्ड एज, यानी बुढ़ापा के निराशा को सामना करना है। तो बुढ़ापा तो सत्य है कि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ तो वो बूढ़ा होगा, और वो बूढ़ा होगा तो उसे कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना है, ये सभी चीजें कभी यहाँ बताते हैं। नाउ यू हैव योर आई साइट, अभी आपके पास आपकी दृष्टि क्षमता है। नाउ यू कैन सी फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, अभी आप जो है 25 सेंटीमीटर से अनंत तक की दूरियों को स्पष्ट देख सकते हैं। बट द टाइम मस्ट कम इन योर लाइफ, लेकिन आपके जीवन में एक समय जरूर ऐसा आएगा व्हेन यू विल सी नथिंग, व्हेन यू विल नॉट एबल टू सी एनीथिंग, जब आप कोई भी चीज को प्रॉपर्ली नहीं देख पाएंगे, बिकॉज यू विल लूज योर आई साइट, क्योंकि आप अपने दृष्टि क्षमता को, देखने की क्षमता को खो देंगे। एंड दैट टाइम, और उस वक्त यू विल बी फोर्स्ड टू वियर द स्पेक्टिकल्स, आप जो है चश्मा पहनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। When one by one all of the leaves of a tree falls down, जब एक एक करके किसी वृक्ष की सभी पत्तियां गिर जाता है, the tree become leafless, तब वो पेड़ पतझड़ हो जाता है। When our age grows, likewise, ठीक उसी प्रकार से when our age grows, हमारा जब उम्र बढ़ता है, when a person crosses the age of 50, जब कोई व्यक्ति 50 साल की उम्र को पार करता है, the person feels the problem in his eyesight, तो वैसे ही 50 वर्ष के उम्र को पार करने के बाद ही वो बुढ़ापावस्था में जाता है, उसकी आंखों में समस्या होना शुरू हो जाता है। मीन्स द पर्सन लूजेस हिज आई साइट, जब वो अपनी आंखों की क्षमता खो देता है, ही इज नॉट एबल टू सी एनीथिंग क्लियरली, तो वो कोई भी चीज साफ साफ
नहीं देख पाता है। व्हेन द पर्सन लूजेज सम ऑफ हिज टीथ, और जब वो व्यक्ति अपने कुछ दांतों को खो देता है, देन द पर्सन इज नॉट एबल टू स्पीक क्लियरली, तब वो कोई भी चीज साफ साफ नहीं बोल पाता है। व्हेन अ पर्सन लूजेज हिज फिजिकल एक्टिविटीज, और जब कोई व्यक्ति अपने शारीरिक क्रियाकलाप को, शारीरिक क्षमता को खो देता है, एंड सम रिंकल्स कम आउट ऑफ हिज फेस, और कुछ झुर्रियां उसके चेहरे पे आ जाती हैं, हेयर बिकम व्हाइट, उनके बाल सफेद हो जाते हैं, और द पर्सन बिकम बॉल्ड, या तो वो व्यक्ति, द पर्सन बिकेम बॉल्ड, वो व्यक्ति जो है गंजा हो जाता है, हिज बैकबोन डाउन, उनकी रीढ़ की हड्डियां झुक जाते हैं, एंड द पर्सन इज नॉट एबल टू वॉक, और वो व्यक्ति जो है वो चल भी नहीं पाता है, नॉट एबल टू वॉक, नॉट इवन टू स्टैंड, ना ही वो चल पाता है, ना ही वो खड़ा हो पाता है। एंड इन दिस स्टेट, और इस परिस्थिति में अगर कोई आ जाता है, देन द पर्सन इज कंसिडर्ड एज ओल्ड, तो उस व्यक्ति को हम लोग बूढ़ा कहते हैं। जैसे कि वृक्ष के एक एक पत्तियां गिर जाती है, उसी प्रकार से शरीर के एक एक अंग या तो काम करना बंद कर देते हैं, या उसकी क्षमता घट जाती है, और इस प्रकार से वृक्ष के पत्तियां गिरते 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 वृक्ष पतझड़ हो जाता है। उसी तरह से हमारे शरीर का जो अंग प्रति अंग है, एक एक अंग का क्षमता घटते 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 इंसान बूढ़ा हो जाता है। डेट विल बी द रियल एज ऑफ एंजाइटी, और वही हमारे वास्तविक उम्र होगा चिंता का। यहाँ पे कवि ने एक समानता दिखाया है, हियर द पोएट हैज शोन अ सिमिलैरिटी, कि जिस प्रकार से पेड़ से पत्तियां गिर जाती है, हमारे अंगों का भी एक एक अंग, हमारे शरीर का एक एक अंग काम करना बंद कर देता है। एट द टाइम यू आर कंप्लीटली यंग, इस समय आप पूर्ण रूप से युवा हैं। इफ यू वांट टू मीट योर फ्रेंड्स, अगर आप अपने दोस्तों से मिलना चाहते हैं, यू कैन गो एंड मीट हिम, आप जाकर के उनसे मिल सकते हैं। अगर उनसे आप कुछ बात करना चाहते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, कुछ सुन सकते हैं, कुछ सुना सकते हैं। बट व्हेन अ पर्सन बिकम ओल्ड, लेकिन जब व्यक्ति कोई बूढ़ा हो जाता है, द पर्सन वांट्स टू मीट हिज फ्रेंड, वो बूढ़ा व्यक्ति वो अपने दोस्तों से मिलना चाहता है, वो मिलने के लिए तड़पता है, बट द पर्सन हैज नो एबिलिटी टू गो देयर, लेकिन उस व्यक्ति के पास अब उतना क्षमता नहीं रहा है कि वो व्यक्ति वहां जाके उससे मिल पाए, अपने दोस्तों से मिल पाए। द पर्सन हु हैज बिकम ओल्ड, और जो व्यक्ति बूढ़ा हो गया है वो एकदम असमर्थ हो जाता है, असहाय हो जाता है, उसका सहायता कोई नहीं करता है। मीन्स ही इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द अदर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, कि वो अपने घर परिवार के दूसरे सदस्यों पे पूर्ण रूप से आश्रित हो जाते हैं, हर एक काम के लिए आश्रित हो जाते हैं, दूसरों पे वो निर्भर हो जाते हैं। द पर्सन नोज दैट देयर इज अ टैप, वो आदमी जानता है कि एक नल है, देयर इज अ हैंड पंप इन माय हाउस, मेरे घर में एक चापाकल भी है, बट द पर्सन इज नॉट एबल टू गो देयर, लेकिन वो आदमी वहां जाने में सक्षम नहीं है, एंड सर्व वाटर फॉर हिमसेल्फ, और अपने लिए पानी पीने, अपने लिए जाके पानी लाने में भी सक्षम नहीं है। दैट टाइम, और उस वक्त द पर्सन डिपेंड्स अपॉन द अदर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, वो अपने घर परिवार के दूसरे व्यक्तियों पे आश्रित हो जाते हैं। इन दैट सिचुएशन, और उस परिस्थिति में द पर्सन वांट्स टू गो द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के घर भी जाना चाहते हैं, द हाउस ऑफ हिज रिलेटिव, अपने सगे संबंधी के घर में जाना चाहते हैं, बट ही इज नॉट एबल टू गो, लेकिन वो जाना तो चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते। ही वांट्स टू शेयर हिज प्रॉब्लम, वो वहां जाके क्या करना चाहते हैं, अपने अंदर चल रहे परेशानियों को, निराशाओं को वो समझाना चाहते हैं, दूसरे लोगों को बताना चाहते हैं कि उसके शरीर के अंदर क्या क्या बातें चल रहा है, वो अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर अब उतनी क्षमता नहीं रहा कि वो वहां जा पाए। एंड इफ दैट पर्सन ट्राइज टू गो, और अगर वहां पे वो कोई व्यक्ति जाने का कोशिश भी करता है, तो हम लोग जो है उन्हें जाने नहीं देते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, हम लोग जो पोएम को पढ़ेंगे उसका नाम है पत्तियां अब तेजी से गिर रहा है, इज द टाइटल ऑफ द पोएम, यही इस कविता का शीर्षक है। एंड एज आई टॉट यू बिफोर, और जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया, हियर लीव्स आर नॉट लीव्स, यहाँ पत्तियां पत्तियां नहीं है, दिस इज अ सिंबॉलिक पोएम, ये प्रतीकात्मक कविता है, प्रतीक के रूप में लिखा हुआ कविता है, यानी यहाँ पे पत्तियां जो है वो पत्तियां नहीं है, तो फिर क्या है, यहाँ पे पत्तियां जो है, हियर लीव्स आर द सिंबल ऑफ आवर पार्ट्स ऑफ बॉडी, यहाँ पत्तियां जो है हमारे शरीर के अंग का प्रतीक है। जैसे हमारे शरीर के एक एक अंग जो है वो या तो काम करना बंद कर रहा, या तो फिर उसकी क्षमता जो है दिन पर दिन घट जा रहा, कैसे, जैसे पेड़ से पत्तियां धीरे धीरे गिर रहा है। दिस इज अ सिंबॉलिकल पोएम, ये प्रतीकात्मक कविता है। तो यहाँ पे पत्ती जो है वो किस चीज का प्रतीक है, तो हमारे शरीर के अंगों का प्रतीक है। तो जब पेड़ से पत्ती गिरेगा तो समझ जाना कि हमारे शरीर के जो अंग है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, उसका जो है काम करना वो बंद होते जा रहा है। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सेस फ्लावर, देखिए नर्स का मतलब होता है बड़ा वृक्ष, फ्लावर यानी फूल, तो बड़े वृक्ष के सहारे रहने वाले छोटे छोटे फूल के जो पौधे हैं, विल नॉट लास्ट, उसका अंत नहीं होगा। और वो सभी छोटे छोटे फूल के पौधे जो कि बड़े वृक्षों के सहारे बढ़ते हैं, उनका अंत नहीं होगा। सर, बड़े वृक्षों के सहारे बढ़ने वाले छोटे छोटे फूल के पौधों का अंत क्यों नहीं होगा? आपने देखा होगा कि जैसे कोई लत वगैरह होता है तो वो पेड़ के सहारे उसे लपट कर ऊपर चलता है, और जब तक वो बड़ा पेड़ रहता है उस छोटे पेड़ को कुछ नहीं होता है, लेकिन जिस दिन वो बड़ा पेड़ गिरेगा वो छोटा पेड़ भी गिर जाएगा। एंड एज आई टोल्ड यू दिस इज अ सिंबॉलिकल पोएम, और जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक प्रतीकात्मक कविता है। यहाँ पे जो चीज बोला जाएगा उसका अर्थ कुछ और होगा।
हियर बिग ट्री इज द सिंबल ऑफ आवर पेरेंट्स, और यहाँ पे जो बड़ा वृक्ष है ये हमारे माँ बाप का प्रतीक है। एंड इट्स क्रीपर, और इनकी जो लताएं हैं दिस क्रीपर सिंबलाइजेस आवर चाइल्ड, ये हमारे बच्चों का प्रतीक है, ये हमारे बच्चों का निशानी है। तो यहाँ पे आप ऐसे समझे बड़ा वृक्ष हमारे माँ बाप है और छोटे छोटे जो लताएं हैं जो इनके सहारे बढ़ते हैं वो बच्चे हैं। जैसे कि कोई माँ बाप अपने बच्चों को अपने सीने से लगा कर रखते हैं और उस बच्चे को तब तक कुछ होने की संभावना नहीं रहता है जब तक उसके माता पिता जिंदा रहते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे फूल का अंत नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? जैसे कि माता पिता के सहारे रहने वाले छोटे छोटे बच्चों का अंत नहीं होता है। नर्सेस का मतलब होता है सेवा करने वाला, यहाँ पे बड़ा वृक्ष को सेवा करने वाला बोला जा रहा है, यानी बड़ा वृक्ष कौन है? जो कि माँ बाप का यहाँ काम कर रहा है। जैसे कि माता पिता अपने बच्चों को हर समय सहारा देते हैं, उन्हें पढ़ने में सहारा देते हैं, उन्हें ज्ञान सीखने में सहारा देते हैं, उन्हें सहारा देते ही रहते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे छोटे वृक्ष का जो फूल है उसे बड़ा वृक्ष जो है वो सहारा दिया हुआ है, और उस बड़े वृक्ष से रहते छोटे वृक्ष को कुछ नहीं हो सकता। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गोन, नर्सेस यानी कि बड़ा वृक्ष यानी कि माता पिता, टू द ग्रेव्स यानी कब्र की ओर, आर गोन यानी चले जाते हैं। तो बड़ा वृक्ष कब्र की ओर चले जाते हैं, यानी माता पिता कब्र की ओर चले जाते हैं। इफ यू टॉक अबाउट नेचुरल डेथ, अगर मैं प्राकृतिक मौत का बात करूं, नॉट एक्सीडेंटल, दुर्घटना वाला मौत का बात नहीं करूं, तो प्राकृतिक तौर पे आमतौर पे मृत्यु कैसे होता है कि जो व्यक्ति अधिक उम्र का हो गया है, जो वृद्धावस्था को प्राप्त कर लिया है, उसका मृत्यु प्राय पहले हो जाता है, और जो बच्चा है उसका मृत्यु बाद में होता है। बूढ़े लोगों का मृत्यु पहले हो जाता है, यानी हमसे पहले हमारे माँ बाप का मृत्यु हो जाता है। मीन्स आफ्टर द डेथ ऑफ आवर पेरेंट्स, कि हमारे माँ बाप के मर जाने के बाद द डेड बॉडी इज कैरीड ईदर टुवार्ड्स द ग्रेवयार्ड और अ बर्निंग घाट, उस लाश को या तो किसी कब्रिस्तान की ओर या किसी शमशान की ओर ले जाया जाता है। और हमारे माता पिता जब मर जाते हैं तो उन्हें ले जाके वहाँ या तो दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है। और उतने प्रेम करने वाले माता पिता की भी जो है वो कब्र की ओर चले जाते हैं। अरे वो माता पिता जो अपने बच्चों को सीने से लगा कर रखते हैं, और उतने प्यार करने वाले माता पिता भी कब्र की ओर चले जाते हैं। और एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, प्रैम्स कहते हैं चार चक्का वाला बच्चा गाड़ी, निरंतर जो है वो चलता रहेगा। गो रोलिंग ऑन का मतलब लगातार चलते रहेगा, चार चक्का वाला बच्चा गाड़ी चलते रहेगा। मीन्स हियर प्रैम्स इज द सिंबल ऑफ आवर चाइल्ड, यहाँ जो चार चक्का वाला बच्चा गाड़ी है ये हमारे बच्चों का प्रतीक है। क्यों? बच्चे का गाड़ी में कितने चक्के होते हैं? बच्चे के गाड़ी में चक्का 4 होते हैं। कैसे? व्हेन अ चाइल्ड बिगन्स टू क्रीप एट फर्स्ट इन हिज लाइफ, जब कोई बच्चा अपने जीवन में पहली बार घुसकना शुरू करता है, द चाइल्ड क्रीप्स विद द हेल्प ऑफ 2 हैंड्स एंड 2 फीट, तब वो बच्चा कैसे घुसकता है? अपने 2 हाथों और 2 पैरों की मदद से घुसकता है। तो जब वो बचपन में होता है तो वो 2 हाथों और 2 पैरों की मदद से घुस सकता है। तो उनके गाड़ी में कितने चक्के हुए? उनके गाड़ी में 4 चक्के हुए। और जब वो जवानी में आता है तो वो 2 चक्के पे यानी पैरों पे चलते हैं। अब बूढ़ा हो जाता तो 3 चक्का, एक उसका लाठी भी हो जाता। तो बचपन में 4, जवानी में 2, अब बुढ़ापे में 3 चक्का। तो 4 चक्का वाला बच्चा गाड़ी निरंतर लगातार चलते रहता है, अर्थात ये जो बच्चा है ये धीरे धीरे बड़े होते हैं, युवा होते हैं, फिर ये वृद्धावस्था को प्राप्त कर जाते हैं, फिर खुद तो इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन फिर अपने जैसे, इनसे पहले ही अपने जैसे कोई ना कोई 4 चक्का वाला बच्चा गाड़ी ये छोड़ जाते हैं। मीन्स हियर द पोएट वांट्स टू शो द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ लाइफ, यहाँ कवि ने जीवन चक्र को दिखाने का कोशिश किया है कि एक व्यक्ति जो है वो जब जन्म लेगा तो वो मरेगा ही। ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, ईच एंड एवरी क्रिएचर ऑफ इन दिस वर्ल्ड who has born has to die one or another day, कि इस दुनिया में एक एक चीज, हर एक सजीव जो कि जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना है। दिस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस ऑफ लाइफ, इसे ही जीवन चक्र कहते हैं। दिस इज कॉल्ड मोर्टेलिटी, इसे ही हम लोग मरणशीलता कहते हैं। तो मोर्टेलिटी क्या है, मरणशीलता क्या है? कि पैदा होने के बाद उसे मरना ही है। तो ये पहला स्टेंजा था। इस तरह के 5 स्टेंजा हमारे पोएम के अंदर है। नेक्स्ट स्टेंजा है विस्परिंग नेबर्स। विस्परिंग यानी निंदा शिकायत करने वाला, नेबर यानी पड़ोसी। यहाँ हालांकि विस्परिंग नेबर का खास अर्थ है यहाँ यमराज से। तो विस्परिंग नेबर यानी निंदा शिकायत करने वाले जो पड़ोसी है या जो यमराज है। लेफ्ट एंड राइट, वो कहाँ है? लेफ्ट यानी हमारे बाएं हैं, राइट हमारे दाएं हैं। आपके आसपास दाएं बाएं आप देख लें, वहां पे आपको विस्परिंग नेबर मिल सकता है, यमराज या पड़ोसी मिल सकता है जो आपकी निंदा शिकायत करते हैं, आपके चुगली करते हैं। तो विस्पर मतलब होता है निंदा शिकायत करने वाला। और यहाँ पे किसको कहा जा रहा है विस्परिंग नेबर? यमराज को। यमराज कौन होता है? मैसेंजर ऑफ डेथ, मृत्यु का संवाहक। यहाँ यमराज नहीं है, बल्कि ऐसे पड़ोसी है जो हमारे आसपास रहते हैं और हमारी बुराई चाहते हैं, हमारे शिकायत करते हैं। वो सभी यमराज के भांति हैं, यमराज से कम नहीं है। क्या करते हैं वो लोग? पलक अस, हमें अलग कर देते हैं, हमें जुदा कर देते हैं। कहाँ से? फ्रॉम रियल डिलाइट, वास्तविक खुशी से। तो ये यमराज के भांति हमारे आसपास में पड़ोसी लोग हैं, ये सभी हमें हमारे वास्तविक खुशी से अलग कर देते हैं, हमें हमारे वास्तविक खुशी से जुदा कर देते हैं। और जब यमराज आते हैं तो हमारे आत्मा को
हमारे शरीर से निकाल देते हैं। कैसे? जैसे कि हमारे आसपास रहने वाले पड़ोसी लोग जो है वो हमें विघ्न बाधा में डाल देते हैं, हमें हमेशा समस्या में डालते हैं। इसीलिए तो इन सबको कहा गया है, पड़ोसियों को गोतिया क्यों कहा गया, गोतनी क्यों कहा गया? गोतिया गोतनी का क्या मतलब है? गोतनी, जैसे ही आप आगे बढ़ोगे गोतिया का काम है आपको गोतने लगेगा, ठीक है, आगे नहीं बढ़ने देगा, आपको गोतते रहेगा। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, एक्टिव हैंड यानी जो चंचल हाथ था, यानी जो चंचल शरीर है, मस्ट फ्रीज, वो मृत्यु के बाद ठंडा पड़ जाता है। जो फुर्तीला चंचल शरीर था वो मृत्यु के बाद, मरने के बाद ठंडा पड़ जाता है। यहाँ फ्रीज का मतलब है मरने के बाद ठंडा होना। तो कवि जो है यहाँ पे ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल करता है जिसका नॉर्मल मीनिंग नहीं है, बहुत पहले कुछ अर्थ अलग होता था। तो यहाँ पे आज हम लोग जानते हैं फ्रीज का मतलब जमना, लेकिन इसका मतलब समझे मृत्यु के बाद शरीर का ठंडा पड़ना। तो यमराज जब आते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे शरीर से आत्मा को खींच लेते हैं और एक इंसान मर जाता है। ठीक उसी प्रकार से यमराज जैसे हमारे बॉडी को आत्मा से जुदा करते हैं, हमारे पड़ोस में रहने वाले जो छोटे छोटे यमराज है जो कि गोतिया गोतनी है वो हमें हमारे खुशी से अलग कर देते हैं। लोनली ऑन द सेपरेट नीज, और जब यमराज आता है हमारे शरीर से आत्मा को खींच देता है तो क्या बचते हैं हम? लोनली यानी अकेला पड़ जाते हैं, ऑन द सेपरेट नीज यानी अकेला अकेला उथल पुथल पड़ जाते हैं, हमारा पूरा बॉडी जो है वो उथल पुथल पड़ जाता है। अगला पैराग्राफ है डेड इन 100 एट द बैक, डेड यानी मृत्यु, इन यानी में, मृत्यु में हंड्रेड्स यानी सैकड़ों लोग, एट द बैक यानी पीछे पीछे, मृत्यु में सैकड़ों लोग पीछे पीछे। मीन्स आफ्टर आवर डेथ, कि हमारे मरने के बाद हंड्रेड्स ऑफ पीपल, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इवन आवर एनिमीज ऑल्सो टेक पार्ट इन आवर फ्यूनरल सेरेमनी, कि हमारे मरने के बाद हमारे पीछे पीछे हमारे बहुत से जो सैकड़ों दोस्त है, रिलेटिव्स रिश्तेदार है, इवन आवर फ्रेंड्स एंड एनिमीज, हमारे जो दोस्त और दुश्मन है, दे ऑल्सो टेक पार्ट इन आवर फ्यूनरल सेरेमनी, वो लोग भी हमारे अंतिम यात्रा में भाग ले लेते हैं, वो लोग भी हमारे पीछे पीछे चलते हैं। और वो लोग क्या करते हैं? फॉलो उडेन इन आवर ट्रैक, फॉलो यानी पीछा करते हैं, उडेन, उडेन यानी ताबूत जिसमें लाश को रख के ले जाया जाता है, इन आवर ट्रैक यानी रास्ते में। तो रास्ते में जब ताबूत में लाश को रख के ले जाया जाता है तो उसके पीछे पीछे सैकड़ों दोस्त, दुश्मन, यहाँ तक कि जो जिंदगी भर गाली देते रहा वो सभी के सभी पीछे आ जाते हैं, आपके रिश्तेदार भी आ जाते हैं, आपके फ्रेंड भी आ जाते हैं। और ये सभी आने के बाद क्या करते हैं? आर्म्स रेज्ड, इनकी जो भुजाएं हैं ऊपर उठी हुई रहती है। भुजाएं ऊपर क्यों उठी रहती है? रेज्ड स्टिफली, स्टिफली यानी कठोरता पूर्वक, टू रिप्रूव यानी निंदा शिकायत में, चुगली करने में। ऐसे सब यात्रा में शामिल होने वाले ऐसे भी लोग होते हैं जो दिखावा के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन इनके यहाँ पे भी मतलब अंतिम शव यात्रा चल रहा है, उन्हें से ठिकाना लगाने के लिए जाना है। ऐसे शव यात्रा में भी वो हमेशा निंदा शिकायत करने के लिए अपने हाथों को उठाए रखते हैं। एक आदमी जो है वो उधर बोल रहा, अपना नारा लगा रहा, जो लेके जा रहा, एक हाथ उठा करके वो बोलता है इधर राम नाम सत्य वगैरह वगैरह कुछ भी बोलता है। दूसरा आदमी दूसरे हाथ से एक हाथ उठा के ये बोलता है, दूसरी तरफ से बोलेगा देखा ये मर गया ना, पूरा मोहल्ला शांत हो जाएगा, देखना अब एकदम चैन हो जाएगा, सबको चैन मिल जाएगा। इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, सर तो फिर ऐसे लोग क्यों आते हैं? इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, प्यार के झूठे दिखावे में आते हैं। प्यार के झूठे दिखावे में रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी सब आ जाते हैं, यहाँ तक कि दुश्मन भी आ जाते हैं। लेकिन ऐसे शव यात्रा में शामिल होने के बावजूद भी ये हमेशा निंदा शिकायत करते रहते हैं, उससे ये बाज नहीं आते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, स्टार्विंग यानी भूख से मरता हुआ, स्टार्व यानी भूखमरी, थ्रू द लीफलेस वुड यानी कि पतझड़ जंगल से होता हुआ, लीफलेस यानी पतझड़, वुड यानी जंगल, तो भूख से मरता हुआ पतझड़ जंगल से होता हुआ। ट्रोल्स रन, ट्रोल्स यानी जंगली जानवर, रन यानी दौड़ते हैं, क्रोधित होते हुए। कैसे? ट्रोल्स रन, जंगली जानवर दौड़ते, स्कॉल्डिंग यानी क्रोधित होते हुए, फॉर देयर फूड यानी अपने भोजन के लिए। तो भूख से मरता हुआ पतझड़ जंगल से गुजरता हुआ जंगली जानवर क्रोधित होते हुए अपने भोजन के लिए दौड़ता है। कुछ यही कंडीशन होता है हमारा भी, मीन्स आफ्टर बिकमिंग ओल्ड, कि एक बार बूढ़ा बनने के बाद, आफ्टर बिकमिंग ओल्ड ऑफ दिस बॉडी, इस शरीर के वृद्ध हो जाने के बाद, दिस बॉडी फुल्ली डिपेंड्स ऑन द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ये जो शरीर है पूर्ण रूप से निर्भर हो जाता है घर परिवार के दूसरे सदस्यों पे। ऑन दैट टाइम, और उस अवसर पे, इफ द पर्सन वांट्स टू ड्रिंक वाटर, वो व्यक्ति पानी पीना चाहता है, और ईट समथिंग या वो कुछ खाना चाहता है, दैट टाइम द पर्सन इज नॉट एबल टू सर्व देमसेल्फ, वो खुद से जाके पानी या खाना लाने में सक्षम नहीं हो पाता है। उस समय वो बूढ़ा आदमी अपने घर परिवार के लोगों को आवाज देते हैं, लेकिन हम बहादुर तो बहादुर रहेंगे, पानी दे के बजाय बोलते हैं ज्यादा भूखाओ नहीं। तो अपने पानी पीने के, उन्हें पानी पीने का आनंद पता है। वो बूढ़ा आदमी जो अभी प्यास से तड़प रहा है,
उन्हें पता है कि पानी कहाँ पे है। जिस शरीर से उन्होंने दौड़ने का कभी आनंद प्राप्त किया था, आज वह शरीर उस लायक नहीं है कि वह खुद जाकर के पानी ला पाए। दौड़ना तो छोड़ के दो, आज वो शरीर जो है वो चलने के लायक नहीं है, वो उठने के लायक भी नहीं है। कभी वो दूर दूर तक चीज़ों को देखकर बता देता था, चीज़ों को पहचान जाता था कि कौन है, लेकिन आज वो पहचानने में तो छोड़िए, देखने में सक्षम नहीं है। दूर दूर से आवाज़ों को वो सुन लेता था और वो पहचान जाता था, आज वो सुनने में भी सक्षम नहीं है, यानी वो बढ़िया से नहीं देख पाता है, ना ही सुन पाता है। जब आप उसके पास बैठोगे तो पूछेगा चिंटू है, तो बोलेंगे नहीं पिंटू। किसका बेटा है? संजय का? नहीं धनंजय का। तो वो चीज़ जो है वो बढ़िया से नहीं कर पाते हैं। आज वो उस कश्मकश में जी रहे हैं जिन माता पिता ने, और हम क्या होते हैं, एक ही बार में जब वो बोलेंगे तो गुस्सा हो जाते हैं। जिन माता पिता ने हमें बचपन से एक एक बार, 1000 बार बोलना सिखाया, चलना सिखाया, और एक एक बार कई बात जो है, पानी नहीं बोलने आता मम बोल के पिलाया, ठीक है, और वही जब 2-4 बार बोले तो हम गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। और कभी वो खुश भी हुए थे, कभी वो माता पिता हम पे खुश हुए जब हम बचपन में थे और पहली बार कुछ बोले थे तो नूनू बोला है ऐसे बोल के वो बहुत खुश हुए थे। पिता घर में नहीं थे, वो आने पे उन्हें बताए कि वो खुश हो गए एकदम, मतलब इस तरह से जब पहली बार बोलता है तो माँ बाप सब खुश हो जाते हैं। लेकिन हम लोग उनके बातों को 2-4 बार सुन के ही क्रोधित हो जाते, तो उस टाइम पे उन्हें बहुत ज़्यादा फील होता है। तो भूख से मरता हुआ, पतझड़ जंगल से होता हुआ जंगली जानवर अपने भोजन की खोज में चिड़चिड़ाता हुआ दौड़ता है। मीन्स व्हेन दिस बॉडी विल बिकम ओल्ड, कि जब ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा, दिस सोल ऑफ द बॉडी, तो ये जो शरीर की आत्मा है, विल वांट टू ड्रिंक वाटर, ये पानी पीना चाहेगा, बट आई विल नॉट एबल टू ड्रिंक वाटर माई सेल्फ, लेकिन मैं उस समय सक्षम नहीं रहूंगा कि अपने आप जा करके खुद से पानी पीऊं। उस समय मेरी जो आत्मा है ये इस पतझड़ रूपी शरीर में, कौन सा शरीर? जिसके कान काम नहीं करते हैं, जिनके आंख काम नहीं करते, तो ये जो आत्मा है, मतलब जिसके हाथ काम नहीं करते, जिसके बाल झड़ गए, जिसके दांत टूट गए, जिसके कमर झुक गए, जो कि ढंग से चल नहीं पाता, ये हमारी आत्मा इस पतझड़ रूपी शरीर में कुछ ऐसा ही महसूस करेगा जैसे ये भूख से मरता हुआ जंगली जानवर जंगल में, पतझड़ जंगल में भटकता हुआ महसूस कर रहा है, जहाँ पे उसे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे एक बूढ़े आदमी की ही समस्या दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, एक पतझड़ जंगल में भटकते हुए जानवर के। नाइटिंगेल इज बुलबुल नाम की चीज मधुर गाती है, वही भूख से मरता हुआ जंगल में जंगली जानवर को भटकता हुआ देख के अपना गाना बंद। इज अ सिंबल ऑफ द इन आवर सोसाइटी। यहाँ जो नाइटिंगेल है यानी बुलबुल, वो हमारे समाज के जो वर्चुअस पर्सन है, जो गुणवान लोग हैं, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, उनका प्रतीक है। कैसे? वैसे ही जैसे कि घर परिवार गांव इत्यादि में कुछ अच्छे व्यक्ति लोग भी होते हैं जो बुजुर्गों को देखकर टेलीविजन की आवाज़ को बढ़ाते नहीं हैं बल्कि घटा देते हैं, वैसे बुलबुल के भांति हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, हमारे समाज के जो सदस्य हैं, वो ठीक वैसा ही है। जैसे कि यहाँ पे बुलबुल जो है वो दर्द में देखते हुए जानवर को अपना गाना बंद कर देता है, और हमारे समाज के ऐसे लोग मीन्स द पर्सन फील्स विद पिटी, वो दया से भर जाते हैं, एंड हेल्प्स द हेल्पलेस, और लाचारों का मदद करता है। तो जिस पर है हमारे समाज में भी कुछ लोग होते हैं जो कि हमारे बुढ़ापे अवस्था में आने के बाद वो हमारी मदद करते हैं। आगे बताता है एंड द एंजल विल नॉट कम, और फरिश्ते नहीं आएंगे, बिल्कुल फरिश्ते नहीं आएंगे। कल आप भी जो है, आज आप भी बच्चे हैं, आज आप भी किसी के बच्चे हैं, कल आप भी जो है आपके भी बच्चे होंगे, ठीक है। अगर आप अपने आज सेवा नहीं करे तो आपको ही भी मिलेगा। मीन्स अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, कि प्रत्येक क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा समान और विपरीत दिशा में होता है। तो अगर आप आज सेवा करते हैं अपने माँ बाप का, ठीक है, तो आगे आप भी होंगे माँ बाप, तो उनको भी वैसे ही सेवा मिलेगा। तो यही है यहाँ पे कि एंजल नहीं आएंगे, फरिश्ते नहीं आएंगे आपकी मदद के लिए, आपको ही आपस में सेवा करना होगा। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, कोल्ड यानी ठंडक, राहत इम्पॉसिबल है, आगे राहत असंभव है। अभी आपको अगर परेशानी हो रहा है, अभी आप 60 साल के हो गए, अभी आप 65 साल के हो गए, तो 65 साल के जैसे ही हो गए, आपकी रीढ़ की हड्डी झुक गई, आपके बाल जो है झड़ गए, आपके दांत गिर गए, आप बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते हैं। 65 की वर्ष में अगर आपको परेशानी है तो क्या 70 की उम्र में आप जिम जाने लगोगे? 75 की उम्र में आप लंबी लंबी छलांग लगाने लगोगे? नहीं नहीं, ठंडक असंभव आगे की ओर। जैसे जैसे उम्र आपका बढ़ेगा आपको परेशानी ही होगा। तो इस अवस्था में जब आप पहुंच जाते हैं, लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, जैसे वो जानवर जो जानवर पतझड़ जंगल में भटक रहा है, जब उसे खाने को नहीं कुछ मिलता है तो वो पहाड़ों की मनोरम चोटी का सूची बनाता है, पहाड़ों की सुंदर चोटियों का वो सूची बनाता है। कैसे? जैसे कि आप जब बुढ़ापा अवस्था में पहुंच जाते हैं, जब अपनी ज़िंदगी की अंतिम सांस गिन रहे होते हैं, तो आप कर तो कुछ नहीं सकते हैं, लेकिन आप जो है
वो जवानी में किए गए अच्छे अच्छे कार्यों को याद करते हैं और अपनी जवानी में किए गए अच्छे अच्छे कार्यों को याद करके आप खुश हो जाते हैं। जिस तरह से उस जंगली जानवर को पानी तो नहीं मिल रहा, खाना तो नहीं मिल रहा, लेकिन पहाड़ों की सुंदर चोटी उसे राहत दे रहा है। आपको अपने जवानी के किए गए अच्छे अच्छे कार्य जो है वो आपको राहत दे रहे हैं। कैसे? जब आप उन के साथ बैठेंगे, आप अगर कहीं किसी बुजुर्ग के साथ बैठो, किसी बूढ़े व्यक्ति के साथ बैठो, तो आप पाओगे कि वो जो व्यक्ति है वो बहुत ऊंचा ऊंचा गप करेगा, वो बहुत लंबा लंबा फेंकेगा। वो बताएगा कि जब हम तुम्हारे जैसा थे तो 2 कुंटल तो ऐसे उठा लेते थे, 20 फीट छलांग लगाते, 20 फीट। और यही बोल के बेचारा खुश हो जाता है। हुज वाइट वाटरफॉल, जिसके स्वच्छ झरने का पानी यहाँ पे जो है सफ़ेद पानी, वो हमारे अच्छाई को दिखा रहा, गुडनेस को दिखा रहा, नेकी को दिखा रहा। कुड ब्लेस, जो कि आशीर्वाद देगा। ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, ट्रेवलर यानी मुसाफिर को, जो व्यक्ति मरने वाला है उन्हें आशीर्वाद देगा, राहत देगा। इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, अंतिम पड़ाव में। एक व्यक्ति जो बूढ़ा हो गया, अपने जिंदगी को गिन रहा, अपने लम्हों को, पल को गिन रहा, घंटों को गिन रहा है, अब वो मरने वाला है, तो उसे अंतिम यात्रा में, अंतिम क्षण में क्या चीज़ है जो राहत देगा, क्या चीज़ है जो आशीर्वाद देगा? तो उनके जवानी में किए गए अच्छे अच्छे कार्य। यहाँ स्वच्छ झरने का पानी है, आप अपने जवानी में कौन कौन से अच्छे अच्छे कार्य किए हैं वो। तो हम लोगों ने पोएम पढ़ा, और पोएम को पढ़ने के बाद अभी हम लोग MCQs करेंगे। उससे पहले कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कर लेते हैं और देखते हैं आपने कितना समझा इस चीज़ को। तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों को पढ़े, सत्य कथन के लिए T लिखे, गलत कथन के लिए F लिखे। तो पहला क्वेश्चन है, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। पत्तियां जो है वो अब तेजी से झड़ रहा है। बिल्कुल सही, ट्रू है ये, पत्तियां तेजी से झड़ रहा है। बट यहाँ पत्तियां नहीं, हमारे शरीर के अंगों का प्रतीक है। दूसरा है, द नर्सेस आर स्टिल देयर टू टेक केयर ऑफ द फ्लावर्स। कि जो बड़े बड़े वृक्ष है, माता पिता, वो अभी भी है वहाँ पे, वो अपने छोटे छोटे पेड़ पौधों का यानी बच्चों का देख रेख करने के लिए। तो ये फॉल्स है, क्योंकि नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गोन, माता पिता जो कब्र की ओर चले गए। अगला है, ऑल द प्राम्स आर गोन टू द ग्रेव। कि जितने भी छोटे छोटे 4 चक्कों वाला बच्चा गाड़ी है वो कब्र की ओर चले गए। ये बात फॉल्स है, क्योंकि प्राम्स गो रोलिंग ऑन, प्राम्स तो लगातार निरंतर चलता रहा है। अगला है, विस्परिंग नेबर्स डिस्टर्ब द रियल डिलाइट। जो विस्परिंग नेबर है यानी यमराज, या अपने आसपास रहने वाले पड़ोसी लोग जो हमारा बुराई चाहता है, डिस्टर्ब द रियल डिलाइट, वो हमारे वास्तविक खुशी में बाधा डाल देता है। ऑफ द एजिंग पर्सन, एजिंग पर्सन मतलब बुढ़ापा, ठीक है, बूढ़े व्यक्ति को यमराज परेशान करता है। ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है, T लगाएं। अगला है, ओल्ड पर्सन फील लॉनली एज दे ग्रेजुअली बिकम इनएक्टिव। ओल्ड पर्सन यानी जो बूढ़े लोग हैं वो अकेला महसूस करने लगते हैं, जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता है वो निष्क्रिय बन जाते हैं। ये बिल्कुल सही है, उम्र बढ़ने से वो अकेला हो जाता है और निष्क्रिय हो जाता है। अगला है, डेथ फ्रीजेज द बॉडी एंड सेपरेट अस फ्रॉम द क्राउड ऑफ पीपल। ये जो मौत है ये हमारे शरीर को ठंडा करके हमें लोगों के भीड़ से जुदा कर देता है। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोमिसेस ऑफ लव आर ऑफन डिसेप्टिव। डिसेप्टिव यानी झूठा, कि जो प्यार की प्रतिज्ञाएं होती हैं, कस्में होते हैं, अक्सर झूठी होती है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि जो लोग हैं हमारे मौत में, हमारे शव यात्रा में प्यार के झूठे दिखावे में आते हैं, वो दिखाने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो निंदा शिकायत करना छोड़ते नहीं है। तो ये बात ट्रू है कि प्यार की प्रतिज्ञाएं अक्सर झूठी होती हैं। स्टारवेशन कहते हैं भूखमरी को। स्टारवेशन एंड सफरिंग, सफरिंग यानी पीड़ा, परेशानी। स्टारवेशन एंड सफरिंग डू नॉट कैरेक्टराइज ह्यूमन लाइफ। वो इंसानों के जीवन का चरित्र वर्णन नहीं करता है, ये फॉल्स है। बल्कि स्टारवेशन और भूखमरी से ही एक व्यक्ति का कैरेक्टर निखर के आता है कि वो व्यक्ति सच में आपके साथ है या खिलाफ है। ट्रेवलर्स गेट वन रिलीफ इन द वाटरफॉल ऑफ द माउंटेन। कि जो यात्री है, जैसे कि वो पतझड़ जंगल से भटकता हुआ जानवर था या कोई बूढ़ा व्यक्ति, उन्हें राहत मिलता अपने अंतिम यात्रा में उस स्वच्छ झरने के पानी से। ये बात सही है। और लास्ट, द प्राम्स गो रोलिंग ऑन सजेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ये जो 4 चक्का वाला बच्चा गाड़ी निरंतर चलते रहता है, ये जीवन के निरंतरता को दिखलाता है। ये बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पे दिखला रहा है कि बच्चा बड़ा होगा, बड़ा होकर ये खुद भी संतान उत्पन्न करेगा, मर जाएगा, उसका संतान जो है फिर संतान उत्पन्न करेगा, निरंतर ह्यूमन बींग का लाइफ जो है वो चलता रहेगा। तो ट्रू फॉल्स करने के बाद अब इंपॉर्टेंट MCQs बता रहा हूं मैं। ट्रू फॉल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा। ट्रू फॉल्स नहीं आएगा, लेकिन इसी से MCQs बना के एग्जाम में दे देगा। ये बात जो मैंने आपको बताई ये इंपॉर्टेंट है, और MCQs जो मैं बता रहा हूं उसके बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए हम लोग MCQs को बना लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु रोट द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। किसने लिखा? कमला दास ने, W.H. ऑडेन ने, रूपर्ट ब्रूक ने। तो W.H. ऑडेन ने लिखा। W.H. ऑडेन वाज बोर्न इन डैश। कब जन्म हुआ W.H. ऑडेन का? 1907 में हुआ, 11 में हुआ, 8 में हुआ, तो 7 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट वोन द डैश फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी। अपना जो संग्रह है एज ऑफ एंजाइटी, इसके लिए कवि को क्या मिला? नोबेल प्राइज, पुलित्जर प्राइज या दादा साहेब फाल्के प्राइज? तो पुलित्जर प्राइज मिला। और कब मिला? 1948 में मिला, याद रखें। अगला है,
W.H. Auden had a passion of word coining and using archaic word which makes him sometimes test to understand. W.H. Auden जिसको एक इच्छा है शब्दों को इकट्ठा करने का और अप्रचलित शब्दों का इस्तेमाल करने का अपनी कविताओं में, जो कि उसे समझना कभी कभी क्या बना देते हैं, ईजी डिफिकल्ट या ल्यूसिड तो डिफिकल्ट मुश्किल बना देते हैं। नेक्स्ट है W.H. Auden लेफ्ट इंग्लैंड टू सेटल परमानेंटली इन। W.H. Auden वो पूर्ण रूप से इंग्लैंड को छोड़ के कहाँ बस जाते हैं, तो अमेरिका में बस जाते हैं। W.H. Auden जो है इंग्लैंड छोड़ करके फाइनली अमेरिका में बस जाते हैं। नेक्स्ट है ऑडेन्स वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड द डैश फेज। W.H. Auden को दो अलग अलग भागों में बांटा गया, एक तो ब्रिटिश फेज है और एक अमेरिकन फेज है। अगला है प्राम्स गो रोलिंग ऑन सजेस्ट द डैश ऑफ लाइफ। प्राम्स गो रोलिंग ऑन यानी 4 चक्का वाला बच्चा गाड़ी निरंतर चलते रहता है, ये क्या दिखलाता है, तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, ये जीवन के निरंतरता को दिखलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्ड पर्सन फील लोनली एज ए ग्रेजुअली बिकम डैश। जैसे जैसे एक बूढ़ा आदमी या कोई व्यक्ति बूढ़ा होता है वो धीरे धीरे क्या बन जाता है, अकेला बन जाता है। कब, जब वो क्या महसूस करता है अपने आप को, एक्टिव, एनर्जेटिक या इनएक्टिव। तो जैसे जैसे बूढ़ा आदमी मतलब कोई आदमी बूढ़ा होता है वो धीरे धीरे इनएक्टिव हो जाता है यानी निष्क्रिय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विस्परिंग नेबर्स ऑलवेज ट्राई टू डैश अस फ्रॉम रियल डिलाइट। जो विस्परिंग नेबर है यानी जो यमराज है, जो पड़ोसी है, वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं हमें अलग कर देने का, जुदा करने का, क्या करने का कोशिश करते रहते हैं, तो अटैच अस विद जोड़ने का, डिटैच अस फ्रॉम अलग करने का, या असिस्टेंस हमारी मदद करने का, डिटैच अस फ्रॉम रियल डिलाइट हमें हमारे वास्तविक खुशी से अलग करने का वो कोशिश करते रहते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पोएट W.H. Auden द प्रोमिसेस ऑफ लव आर ऑफन डैश। W.H. Auden के अनुसार जो प्यार की कस्में होता है, प्रतिज्ञाएं, वादा होता है, वो हमेशा कैसा होता है, डिसिप्टिव यानी झूठा होता है। वेयर डू द स्टार्विंग ट्रोल्स रन फॉर देयर फूड। ये भूख से मरता हुआ पतझड़ जंगल से भटकता हुआ जंगली जानवर अपने भोजन के लिए कहाँ दौड़ते हैं, तो सही जवाब है इन अ लीफलेस वुड, पतझड़ जंगल में भटकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीइंग द रनिंग ट्रोल यानी पतझड़ जंगल में भटकते हुए इस जंगली जानवर को देखकर व्हाट डज नाइटिंगेल डू। बुलबुल नाम की चिड़िया क्या करती है, स्टॉप सिंगिंग गाना बंद कर देती, स्टार्ट सिंगिंग गाना शुरू कर देती, स्टार्ट लाफिंग हंसना शुरू कर देती। सही आंसर है स्टॉप सिंगिंग गाना बंद कर देती। नेक्स्ट है वेयर डू ट्रेवलर्स गेट रिलीफ इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये जो कविता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इस कविता में जो यात्री है उसे आखिरकार कहाँ आराम मिलता है, कहाँ रिलीफ मिलता है, इन अ वॉल किसी कुआं में, इन अ टैप किसी नल में, या इन अ वाटरफॉल किसी झरने में। सही आंसर है इन अ वाटरफॉल, झरना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्सेस गो टू द ग्रेप्स, नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गोन, कि माता पिता जो है सेवा करने वाले बड़े वृक्ष वो कब्र में चले गए हैं। एंड द प्राम्स गो रोलिंग फॉन ऑन या कौन, सही है प्राम्स गो रोलिंग ऑन। नेक्स्ट है ऑडेन डाइड इन। W.H. Auden कब मर गया, तो 1973 में मर गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता दूंगा। अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच।